नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और आज की पहली कहानी उत्तराखंड की है। ये बात 2025 की है। 5 जून 2025 की सुबह कोटद्वार की एक सुनसान सड़क के किनारे झाड़ियों के पास एक अधेली लाश मिली। आसपास काम कर रहे कुछ लोगों की नजर पड़ी तो उन्होंने तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और लाश की हालत देखकर पहले यही समझा गया कि यह किसी हादसे का मामला है। अंदाजा लगाया गया कि शायद किसी ने शराब पी रखी थी और कहीं गिरकर आग की चपेट में आ गया। लाश की हालत खराब थी। चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ था। कपड़े भी बुरी तरह जले हुए थे और पहचान से जुड़ी कोई भी चीज मौके पर नहीं मिली थी। हालांकि शरीर की स्थिति सामान्य नहीं लग रही थी, इसलिए पुलिस ने एहतियातन शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आसपास के इलाके की जांच शुरू कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही पूरा मामला पलट गया। डॉक्टरों ने साफ कहा कि यह मौत जलने या गिरने से नहीं हुई है, बल्कि किसी भारी और तेज चीज से सिर और सीने पर हमला किया गया है। मौत उसी चोट से हुई थी और उसके बाद लाश को जलाने की कोशिश की गई थी ताकि पहचान न हो सके। अब पुलिस को समझ आ गया कि यह मामला सीधा सीधा हत्या का है, जिसे एक हादसे की तरह दिखाने की कोशिश की गई है। इस बीच दिल्ली राजौरी पुलिस स्टेशन पुलिस से संपर्क हुआ और वहां से एक गुमशुदगी की रिपोर्ट से मिलान किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक रविंद्र कुमार नाम के एक व्यक्ति की खोज की जा रही थी, जो साउथ दिल्ली के राजौरी इलाके में रहते थे और कुछ दिन पहले अचानक लापता हो गए थे। जब शव की उम्र, कद काठी और शरीर की बाकी बनावट का मिलान किया गया तो शक पक्का हो गया कि ये लाश रविंद्र की ही है। जब पुलिस ने रविंद्र के घर वालों को बुलाकर लाश की जानकारी दी तो उसके छोटे भाई ने कपड़ों के बचे हुए टुकड़ों को देखकर उसकी पहचान रविंद्र के रूप में कर ली। पहचान की पुष्टि होते ही रविंद्र के भाई ने पुलिस को एक अहम बात बताई। उसने बताया कि रविंद्र की दूसरी पत्नी रीना के साथ उसके रिश्ते काफी समय से खराब चल रहे थे। झगड़े आम बात थे और रविंद्र कई बार कह चुका था कि रीना का बर्ताव बदला बदला है और उस पर शक किया जाना चाहिए। पुलिस को यही पहला सुराग मिला और अब जांच उस दिशा में आगे बढ़ी। कोटद्वार के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। रात के समय एक SUV 500 गाड़ी उस इलाके में संदिग्ध तरीके से कई बार आती जाती दिखी। पुलिस ने गाड़ी की नंबर प्लेट झूम करके देखी और फिर उसका रजिस्ट्रेशन चेक किया। तफ्तीश में पाया गया कि ये गाड़ी एक ऐसे व्यक्ति के नाम थी जिसका संपर्क रीना के करीबी लोगों से था। पुलिस का शक अब पूरी तरह रीना पर आ गया था। गाड़ी को बाद में नोएडा के एक सुनसान इलाके में छोड़ दिया गया था। जब पुलिस को वो SUV मिल गई तो उसे जब्त करके फोरेंसिक जांच करवाई गई। गाड़ी की सीटों पर खून के निशान मिले, बाल के नमूने और डिक्की में जलने की गंध व प्लास्टिक की शीट पाई गई। ये सब साफ संकेत थे कि हत्या इसी गाड़ी में हुई या इसी से लाश को ले जाया गया। मोबाइल डेटा की जांच भी की गई, जिसमें रविंद्र, रीना और एक तीसरे व्यक्ति पारितोष के फोन की लोकेशन 31 मई की रात एक ही रास्ते पर मिलती रही। पहले नगीना, फिर कोटद्वार और फिर नोएडा। तीनों की लोकेशन का आपस में मेल होना शक को यकीन में बदल रहा था। अब पुलिस के पास CCTV फुटेज, गाड़ी, फोरेंसिक सबूत और मोबाइल डेटा जैसे मजबूत सबूत थे। रीना और पारितोष को हिरासत में लिया गया और जब पूछताछ शुरू हुई तो रीना टूट गई। उसने जुर्म कबूल करते हुए सारी साजिश बताई कि किस तरह रविंद्र को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया गया था। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और पूरे मामले की सच्चाई उगल दी। रविंद्र कुमार साउथ दिल्ली के राजौरी इलाके के रहने वाले थे। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। दिल्ली और यूपी के मुरादाबाद में करोड़ों की प्रॉपर्टी थी और हर महीने किराए से लाखों की कमाई होती थी। लेकिन शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही थी। पत्नी से अनबन के चलते दोनों अलग अलग रहने लगे थे। इसी बीच रविंद्र का काम के सिलसिले में उत्तराखंड जाना हुआ। पहले वो डोईवाला में रहे, फिर हरिद्वार शिफ्ट हो गए। यहीं उनकी मुलाकात रीना सिंधु से हुई, जो फिजियोथेरेपिस्ट थी। पहले बातचीत शुरू हुई, फिर दोस्ती और फिर धीरे धीरे रिश्ता प्यार में बदल गया। रीना उम्र में रविंद्र से करीब 20 साल छोटी थी, लेकिन जब उसे रविंद्र की दौलत, मुरादाबाद का बड़ा घर और हर महीने आने वाली मोटी कमाई का पता चला तो उसकी सोच बदल गई। उसे लगने लगा कि अगर वो रविंद्र के साथ रहेगी तो जिंदगी आराम से कटेगी। 2011 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद रीना को 2 बच्चे भी हुए। रविंद्र ने दिल्ली की अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर मुरादाबाद में 3 मंजिला शानदार मकान खरीदा। ये घर करीब 3 करोड़ का था। कुछ समय बाद रविंद्र ने यह घर रीना के नाम कर दिया।
रीना ने उस घर में अपना फिजियोथेरेपी सेंटर खोल लिया और अब सब कुछ उसकी मर्जी से चलने लगा। शादी के बाद शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था। रविंद्र को लग रहा था कि जिंदगी अब पटरी पर लौट आई है। रीना के साथ नए घर में नई शुरुआत हुई थी, बच्चे भी हुए और काम भी ठीक चल रहा था। लेकिन ये सुख ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। कुछ ही महीनों में दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े शुरू हो गए। रविंद्र और रीना के बीच पहले जैसी नजदीकियां अब दूरियों में बदलने लगीं। इसी बीच रीना की जिंदगी में एक और शख्स यानी पारितोष कुमार की एंट्री हुई। पारितोष एक आम मरीज की तरह रीना के फिजियोथेरेपी सेंटर में इलाज के लिए आया था। लेकिन इलाज के बहाने मुलाकातें बढ़ती गईं और कुछ ही वक्त में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। कब दोस्ती ने अफेयर का रूप ले लिया, ये दोनों को कभी समझ ही नहीं आया। रीना और पारितोष अब छिप छिप कर मिलने लगे थे। रविंद्र को इस बात की भनक तक नहीं लगी। वो अपनी ही परेशानियों में उलझा था। प्रॉपर्टी के मामलों, किराए के हिसाब किताब और कोर्ट कचहरी के चक्कर में उसका ध्यान कहीं और था। उसी दौरान एक पुराना कर्ज सिर चढ़कर बोलने लगा। करीब 18 लाख रुपए की उधारी थी, जिसे चुकाने के लिए रविंद्र ने एक चेक दिया था। लेकिन वो चेक बाउंस हो गया। मामला कोर्ट में पहुंचा और अदालत ने रविंद्र को 6 महीने की जेल की सजा सुना दी। रविंद्र अब परेशान था। जेल जाने का खतरा सामने खड़ा था और उसे किसी भी हाल में पैसे चाहिए थे। बहुत सोचने के बाद उसे एक ही रास्ता सही लगा, मुरादाबाद वाला मकान बेचना। ये वही मकान था जो उसने कभी रीना को गिफ्ट किया था। रविंद्र को उम्मीद थी कि इस घर की बिक्री से जो पैसे मिलेंगे उससे वो अपना कर्ज चुका पाएगा और शायद सजा से भी बच जाएगा। लेकिन जब उसने मकान बेचने की तैयारी शुरू की तो हालात और बिगड़ गए। रीना ने मकान बेचने से साफ मना कर दिया। उसका रवैया बिल्कुल अड़ियल था। रविंद्र ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। उल्टा इस मुद्दे पर दोनों के बीच झगड़े और बढ़ते गए। हर दिन एक नया तनाव घर में पैदा हो रहा था। उधर रीना की दुनिया जैसे अलग ही चल रही थी। पारितोष के साथ उसका रिश्ता अब गहरा हो चुका था। छुपकर मुलाकातें होती थीं और अब वो रविंद्र से दिल से बहुत दूर जा चुकी थी। उसे सिर्फ मकान, पैसा और अपनी आजादी की फिक्र थी। पारितोष के साथ उसका रिश्ता उसे वो सब दे रहा था जो रविंद्र से अब नहीं मिल पा रहा था। रविंद्र को इस रिश्ते का कुछ अंदाजा नहीं था। वो तो बस अपनी मुश्किलों से लड़ रहा था। लेकिन रीना को अब एक डर सताने लगा था कि अगर मकान बिक गया तो उसकी आरामदायक जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। उसका फिजियोथेरेपी सेंटर भी चला जाएगा, मुरादाबाद वाला ठाठ भी खत्म हो जाएगा और शायद पारितोष भी उससे दूरी बना ले। इन सब बातों को सोचकर रीना के मन में एक भयानक ख्याल पनपने लगा। उसे लगा, अगर रविंद्र ही नहीं रहेगा तो न कोई झगड़ा होगा, न कोई रोक टोक। दौलत भी उसी की रहेगी और जिंदगी भी उसकी मर्जी की होगी। रीना और पारितोष ने जब रविंद्र को मारने का फैसला कर लिया तो दोनों ने मिलकर पूरा प्लान बना लिया। रीना ने पारितोष से साफ कह दिया कि अगर वो इस काम में उसका साथ देगा तो उसे 10 लाख रुपए देगी। पारितोष पहले से ही रीना के साथ रिश्ते में था और अब उसे पैसे भी मिलने वाले थे। इसके बाद 31 मई का दिन आया। रीना ने रविंद्र से कहा कि उसका एक मरीज पार्टी देना चाहता है और अच्छा होगा अगर वो भी चले। रविंद्र मान गए क्योंकि उन्हें किसी तरह का शक नहीं था। रीना उन्हें यूपी के नगीना ले गई जहां पारितोष पहले से तैयारी करके बैठा था। पार्टी का माहौल बनाया गया, खाना, शराब सब रखा गया। रविंद्र को बार बार शराब पिलाई गई, इतना पिलाया कि वो खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। जब दोनों को यकीन हो गया कि अब रविंद्र पूरी तरह नशे में है और कुछ करने लायक नहीं बचा, तो पारितोष और रीना ने मिलकर फावड़े से रविंद्र की गर्दन और सीने पर ताबड़तोड़ वार किए। इतनी बेरहमी से हमला हुआ कि रविंद्र वहीं तड़पते तड़पते दम तोड़ बैठे। इसके बाद रविंद्र की लाश को गाड़ी में डाल दिया गया। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। दोनों ने तय किया कि लाश को उत्तराखंड के रामनगर इलाके में फेंका जाएगा। लेकिन जब वहां मौका नहीं मिला तो उन्होंने रास्ता बदल दिया और कोटद्वार की ओर निकल पड़े। कोटद्वार के पास एक सुनसान जगह देखकर गाड़ी रोकी गई। रात का वक्त था, आसपास कोई नहीं था। वहीं पर उन्होंने रविंद्र की लाश को फेंक दिया और गाड़ी लेकर वापस लौट गए। किसी को शक न हो इसलिए दोनों अपने अपने घर चले गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्हें लगा कि अब ये राज हमेशा के लिए दफन हो गया है। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। कोटद्वार पुलिस ने जब गंभीरता से जांच शुरू की तो सबसे पहले उस इलाके के सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की गई।
इसी के साथ मोबाइल लोकेशन का डेटा भी खंगाला गया। उस रात रविंद्र, रीना और पारितोष तीनों के फोन एक ही वक्त में नगीना, फिर कोटद्वार और फिर नोएडा के आसपास एक्टिव थे। जब इन सब चीजों को जोड़कर देखा गया तो तस्वीर साफ हो गई। अब पुलिस के पास सबूतों की एक लंबी लिस्ट थी। सीसीटीवी, फॉरेंसिक, मोबाइल लोकेशन और रविंद्र के परिवार का शक। यही वो मोड़ था जिसने पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया। आज रीना और पारितोष दोनों जेल में हैं। और आज की दूसरी कहानी राजस्थान के अजमेर जिले की है। ये बात 2019 की है। अजमेर जिले में एक गांव आता है तिलोनिया। इसी गांव के लोग 11 सितंबर सुबह सुबह गांव के बाहर स्थित तालाब के पास पहुंचे। गांव वालों को कीचड़ में फंसी एक कार दिखी। सब सोचने लगे ये कार किसकी है और यहां कैसे फंस गई। जब लोग कार के पास पहुंचे तो पता चला वह लावारिस है। कोई ड्राइवर या मालिक नजर नहीं आया। कार बुरी तरह कीचड़ में धंसी हुई थी, इसलिए गांव से ट्रैक्टर मंगवाया गया और बड़ी मुश्किल से कार को बाहर निकाला गया। जैसे ही कार निकली, लोगों की नजर उसके शीशों पर पड़ी। उन पर खून के धब्बे थे। तब गांव वालों को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। फिर किसी ने कार के अंदर झांका तो देखा कि सीट पर एक आदमी की लाश पड़ी है। सब घबरा गए। जल्दी से पुलिस को फोन करके बांदर सिंदरी थाने में इसकी खबर दी गई। कार में लाश मिलने की खबर मिलते ही थाना प्रभारी मूलचंद वर्मा अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। तब तक वहां आसपास के गांवों से भीड़ जमा हो चुकी थी। सब लाश देखने के लिए पहुंच गए थे। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो देखा कि मृतक का चेहरा किसी भारी चीज से बुरी तरह कुचला हुआ था। उसके शरीर पर भी कई जगह चोटों के निशान थे और शरीर कई हिस्सों से गुदा हुआ था। थाना प्रभारी ने वहां मौजूद लोगों से मृतक के बारे में पूछा तो तिलोनिया गांव के एक आदमी ने लाश पहचान ली। उसने बताया कि यह लाश माला गांव के रहने वाले फौजी प्रधान गुर्जर की है और कार भी उसी की है। इसके बाद पुलिस ने किसी तरह प्रधान गुर्जर के घर वालों का फोन नंबर ढूंढकर उन्हें सूचना दे दी। खबर मिलते ही मृतक के पिता गोपी गुर्जर अपने परिचितों के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने लाश की पहचान अपने 35 साल के बेटे प्रधान गुर्जर के रूप में की। प्रधान गुर्जर सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ में तैनात था। इन दिनों उसकी पोस्टिंग सिक्किम में थी। कुछ दिन पहले ही वह छुट्टी लेकर अपने गांव माला आया था। उसके पिता गोपी गुर्जर ने बताया कि प्रधान 10 सितंबर 2019 की सुबह करीब 8:30 बजे अजमेर जाने की बात कहकर कार से निकला था। उसके 2 छोटे भाई अजमेर के पास भूणाबाई में एक डिफेंस एकेडमी में पढ़ाई कर रहे थे। प्रधान उन्हीं से मिलने जा रहा था। पुलिस को जांच में पता चला कि भाइयों से मिलने के बाद जब प्रधान गांव लौट रहा था तो उसके साथ उसका रिश्ते का भतीजा जीतू उर्फ जीतराम गुर्जर और 2 अन्य लोग भी थे। यह जानकारी पुलिस को डिफेंस एकेडमी के संचालक शंकर थाकड़ ने दी। उन्होंने बताया कि प्रधान और उसके तीनों साथी रात करीब 8:30 बजे एकेडमी से निकले थे, लेकिन वे घर नहीं पहुंचे। बीएसएफ जवान प्रधान गुर्जर की बेरहमी से हुई हत्या की खबर फैलते ही पूरे इलाके में गुस्सा फैल गया। गांव वालों में रोष था। उनका कहना था कि प्रधान को तो मार ही दिया, लेकिन उसके साथ गए भतीजे जीतू गुर्जर का भी कोई पता नहीं चल रहा। लोगों को शक था कि कहीं उसकी भी हत्या तो नहीं कर दी गई। गांव वालों के गुस्से को देखते हुए थाना प्रभारी मूलचंद वर्मा ने तुरंत अपने उच्चाधिकारियों को घटना की जानकारी दी और हालात से अवगत कराया। सूचना मिलते ही सीओ सतीश यादव भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने आक्रोशित ग्रामीणों को शांत करने की कोशिश की और भरोसा दिलाया कि पुलिस जल्द ही हत्यारों को पकड़ लेगी। इस बीच डिफेंस एकेडमी से खबर मिलते ही मृतक के छोटे भाई भी घटनास्थल पर पहुंच गए। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके भाई की हत्या किसने और क्यों की। कार की तलाशी में एक खून से सना हुआ लकड़ी का डंडा भी मिला। मृतक के शरीर पर जगह जगह चाकू जैसे धारदार हथियार से गोदने के निशान भी थे। यह सब देखकर साफ था कि हत्या सिर्फ जान लेने के लिए नहीं की, बल्कि क्रूरता और नफरत के साथ की गई थी। मौके की कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने दोपहर करीब 12:15 बजे प्रधान गुर्जर का शव पोस्टमार्टम के लिए किशनगढ़ के राजकीय यज्ञ नारायण अस्पताल भेज दिया। जैसे ही शव वहां पहुंचा, सैकड़ों गांव वाले भी अस्पताल पहुंच गए। लेकिन दोपहर करीब 2 बजे अचानक भीड़ में गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने पोस्टमार्टम कराने का विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना था कि मृतक का भतीजा जीतू गुर्जर भी साथ था और अब तक उसका कोई पता नहीं चला है। पुलिस पहले यह पता लगाए कि जीतू सुरक्षित है या नहीं, कहीं उसके साथ भी कोई अनहोनी तो नहीं हो गई।
स्थिति बिगड़ती देख एडिशनल एसपी किशन सिंह भाटी भी अस्पताल पहुंच गए। मृतक के परिवार और गांव वालों की मांग थी कि जब तक जीतू का पता नहीं चलेगा तब तक पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। इसी दौरान बीएसएफ जवान की हत्या की खबर सुनकर क्षेत्रीय विधायक सुरेश टांक और सांसद भागीरथ चौधरी भी अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने मृतक के परिजनों को ढाढ़स बंधाया और पुलिस अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली। सांसद और विधायक के समझाने बुझाने के बाद आखिरकार मृतक के घरवाले और ग्रामीण पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद पुलिस ने मेडिकल बोर्ड बनवाकर पोस्टमार्टम करवाया। इस बोर्ड में डॉक्टर गुरुशरण चौधरी, डॉक्टर सुनील बैरवा और डॉक्टर श्याम सुंदर शामिल थे। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस ने प्रधान गुर्जर का शव उसके परिजनों को सौंप दिया। मामला बीएसएफ जवान की निर्मम हत्या से जुड़ा था, इसलिए इसे गंभीरता से लेते हुए एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने केस की गहराई से जांच के लिए एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया। टीम को जल्द से जल्द हथियारों का पता लगाने और मामले का खुलासा करने का जिम्मा सौंपा गया। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप के आदेश मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत जांच शुरू कर दी। सबसे पहले मृतक के घर वालों से बात की गई। उन्होंने बताया कि प्रधान सुबह अजमेर गया था और शाम को घर लौट रहा था। इस जानकारी के बाद पुलिस ने अजमेर के रास्ते में पड़ने वाले गेगल और जीवी टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी, ताकि पता चले कि कार कब गई, कब वापस आई और उसमें कौन कौन लोग थे। इसी के साथ पुलिस ने प्रधान के मोबाइल की कॉल डिटेल्स भी निकलवाई, ताकि ये पता चले कि उसने आखिरी बार किससे बात की थी या वह किन लोगों के संपर्क में था। जांच में यह भी पता चला कि प्रधान अजमेर के पास भूणाबाई में अपने भाइयों से मिलने गया था, जो जीत डिफेंस एकेडमी में पढ़ते हैं। इसके बाद पुलिस ने एकेडमी के संचालक शंकर थाकण से भी पूछताछ की, ताकि प्रधान के साथ और कौन कौन लोग थे ये पता चल सके। शंकर थाकण ने पुलिस को बताया कि रात करीब 8 बजे प्रधान गुर्जर कार से 3 लोगों के साथ एकेडमी आया था। उन 3 में एक उसका भतीजा जीतू था। जीतू कार से उतरकर एकेडमी में आया, जबकि बाकी 2 युवक कार में ही बैठे रहे, वे नीचे नहीं उतरे। प्रधान ने शंकर से जीतू का परिचय करवाया और फिर थोड़ी देर वहीं रुके। शंकर ने बताया कि उसने प्रधान और जीतू को एकेडमी में बैठाकर चाय पिलाई थी, जबकि जो 2 लोग कार में बैठे थे उनके लिए चाय वहीं कार में भिजवा दी गई। उनसे कहा भी गया कि अंदर आकर चाय पी लें, लेकिन वे बाहर ही बैठे रहे। इसी दौरान चाय पीते पीते प्रधान गुर्जर के मोबाइल पर किसी का फोन आया। फोन पर प्रधान ने कहा था, ठीक है, मैं अभी किशनगढ़ पहुंचता हूं, वहीं मिलते हैं। यह कहकर वह फौरन वहां से निकल गया। उस समय रात के करीब 8:30 बज चुके थे। इसके बाद वह कभी वापस नहीं आया। प्रधान गुर्जर के पिता गोपी गुर्जर ने पुलिस को बताया कि उन्होंने खुद ही बेटे के मोबाइल पर फोन किया था और पूछा था कि वह कब तक घर पहुंचेगा। इस पर प्रधान ने बताया था कि वह अजमेर से निकल चुका है और थोड़ी देर में घर पहुंच जाएगा, लेकिन इसके बाद उसका फोन बंद हो गया था। इन बातों और घटनाओं को जोड़ने के बाद पुलिस को शक हुआ कि जो लोग प्रधान के साथ थे, हो सकता है उसी रास्ते में उन्होंने उसकी हत्या कर दी हो। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि प्रधान गुर्जर शादीशुदा था और उसके 2 छोटे बेटे हैं। एक की उम्र करीब 3 साल और दूसरे की 1.5 साल। ऐसे में किसी प्रेम प्रसंग या अवैध संबंध का मामला होने की संभावना काफी कम मानी गई। आगे जांच में पुलिस को पता चला कि 10 सितंबर 2019 को प्रधान अपने भतीजे जीतू उर्फ जितेंद्र गुर्जर और उसके 2 दोस्तों रामअवतार व हनुमान के साथ अजमेर दरगाह और पुष्कर घूमने गया था। जब पुलिस ने इन तीनों की तलाश शुरू की तो वे अपने अपने घरों से फरार मिले। इसके बाद पुलिस ने उनके मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स, लोकेशन और टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से आखिरकार तीनों को ट्रेस कर ही लिया। पुलिस ने जब जांच तेज की तो सबसे पहले जीतू को जयपुर से गिरफ्तार किया, जबकि उसके दोनों साथी रामअवतार और हनुमान को किशनगढ़ से दबोच लिया गया। तीनों को थाने लाकर अलग अलग पूछताछ की गई। काफी टालमटोल के बाद आखिरकार उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस टीम ने दिन रात मेहनत कर सिर्फ 24 घंटे में बीएसएफ जवान प्रधान गुर्जर की हत्या की गुत्थी सुलझा दी। आरोपियों से पूछताछ में जो कहानी सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। पूरा मामला अजमेर जिले के किशनगढ़ उपखंड के माला गांव से जुड़ा है। यहाँ के ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी, पशुपालन और दूध का काम करते हैं। गोपी गुर्जर भी इसी गांव में अपने परिवार के साथ रहते थे और खेती करते थे। गोपी का बड़ा बेटा प्रधान गुर्जर
गांव का हंसमुख और मेहनती नौजवान था। पढ़ाई के दौरान ही उसका चयन बीएसएफ में कांस्टेबल के पद पर हो गया था। बेटे की नौकरी लगने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। इसी बीच प्रधान की शादी रूपा नाम की लड़की से कर दी गई। इस परिवार की जिंदगी एकदम ठीक ठाक चल रही थी। प्रधान जब भी छुट्टी पर आता तो परिवार के साथ समय बिताता। उसका भतीजा जीतू उर्फ जितेंद्र गुर्जर भी उसी गांव का रहने वाला था। हालांकि प्रधान और जीतू की आपस में बातचीत होती थी, लेकिन उनके परिवारों के बीच काफी सालों से रंजिश चल रही थी। एक पुराने झगड़े ने दोनों घरों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया था। बावजूद इसके जीतू का आना जाना प्रधान के घर लगा रहता था। प्रधान खुद भी ज्यादा दिन गांव में नहीं रहता था, इसलिए उसने दिल में कोई दुश्मनी नहीं पाल रखी थी। उसका मानना था कि परिवार में अनबन हो सकती है, मगर रिश्ते तो टूटने नहीं चाहिए। इसी दौरान जब जीतू की शादी हुई तो उसकी पत्नी को देखकर प्रधान चौंक गया। रिश्ते में तो वह उसकी बहू लगती थी, लेकिन प्रधान पहली ही नजर में उस पर फिदा हो गया। जीतू की पत्नी सुंदर ही नहीं, पढ़ी लिखी और खुले विचारों वाली भी थी। वह सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती थी। पहली मुलाकात में ही दोनों में बातचीत शुरू हो गई और धीरे धीरे वो सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे से जुड़ गए। प्रधान अक्सर उसके आसपास मंडराने लगा। उधर जीतू को यह सब बहुत अखरने लगा। उसे लगने लगा कि प्रधान और उसकी पत्नी के बीच कुछ गड़बड़ है। उसने पत्नी से साफ कहा कि वह प्रधान से दूरी बनाए, लेकिन पत्नी ने जवाब दिया, बात करना गलत नहीं होता, गलत सोच गलत होती है। उसने यह भी कहा कि प्रधान अच्छा इंसान है और वैसे भी वह गांव में कुछ ही दिन रहता है। पत्नी की ये बातें सुनकर जीतू का शक और गहरा हो गया। उसे लगने लगा कि उसकी पत्नी जानबूझकर प्रधान की तरफ झुक रही है। जब पत्नी ने उसके सामने ही प्रधान की तारीफें करनी शुरू कर दी तो जीतू के दिल में जलन की आग और भड़क उठी। शक ने ऐसा घर किया कि जीतू ने पत्नी से बातचीत ही बंद कर दी। तकरीबन 1.5-2 साल तक दोनों के बीच बोलचाल नहीं थी। हालांकि कुछ दिन पहले ही दोनों में फिर से सुलह हो गई थी। पत्नी ने जब देखा कि पति अब रिश्ते में थोड़ा नरम हुआ है तो उसने सोचा कि बेहतर होगा पति की बात मान ली जाए। उसने जीतू को भरोसा दिलाया कि वह प्रधान से कोई बात नहीं करेगी और जल्द ही उसे कह देगी कि वो भी बात न करे। इस वादे के बाद जीतू थोड़ा शांत हुआ और दोबारा पत्नी से सामान्य व्यवहार करने लगा। लेकिन पत्नी ने जो कहा उस पर पूरी तरह अमल नहीं किया। उसने प्रधान से बात करना पूरी तरह बंद नहीं किया, बल्कि चोरी छिपे फोन पर बातें चलती रहीं। जीतू को धीरे धीरे सब पता चलता गया। अब उसे पूरा यकीन हो चला था कि उसकी पत्नी प्रधान से दिल लगा बैठी है। यहीं से जीतू के अंदर का जहर सिर उठाने लगा। उसने उसी वक्त तय कर लिया कि अब उसका चाचा प्रधान जिंदा नहीं बचेगा। उसे लगने लगा कि बातों से कुछ नहीं होगा। अब बस एक ही रास्ता बचा है और वो है इंतकाम। सितंबर 2019 की शुरुआत में प्रधान छुट्टी लेकर शिलोंग से गांव आया। छुट्टी के दिनों में उसने फिर से जीतू की पत्नी से मिलना जुलना शुरू कर दिया। ये सब जीतू के लिए असहनीय हो गया, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब प्रधान ने जीतू की पत्नी को अजमेर लाने ले जाने का काम खुद करना शुरू कर दिया। जीतू की पत्नी अजमेर कोचिंग के लिए जाती थी। प्रधान खुद कार लेकर जाता और जब कोचिंग खत्म होती तो उसे कार में बैठाकर गांव वापस लाता। जीतू का खून तब और ज्यादा खौला जब उसने देखा कि उसका चाचा प्रधान उसकी पत्नी को अजमेर से कार में बिठाकर गांव लाता है और दोनों रास्ते भर हंसते बोलते रहते हैं। इस बात ने जीतू के दिल में नफरत और अपमान की आग भर दी। उसने उसी वक्त तय कर लिया कि वह प्रधान को मार डालेगा, लेकिन इस तरह कि किसी को उस पर शक न हो। इस काम को अंजाम देने के लिए उसने अपने 2 खास दोस्तों रामावतार और हनुमान को साथ मिला लिया। दोनों किशनगढ़ के रहने वाले थे और जीतू के भरोसेमंद थे। तीनों ने मिलकर पूरी साजिश रच डाली और हत्या की तारीख तय की गई 10 सितंबर 2019। इस दिन सुबह प्रधान गुर्जर अकेले ही दरगाह जाने के लिए अपने घर से निकला। किशनगढ़ पहुंचने पर रास्ते में उसे उसका भतीजा जीतू मिल गया। जीतू ने बड़े ही सामान्य ढंग से कहा कि वह भी अजमेर दरगाह और पुष्कर घूमने जा रहा है। प्रधान को कोई शक नहीं हुआ और उसने जीतू को अपनी कार में बैठा लिया। जैसा कि पहले से तय था, जीतू ने अपने दोस्तों रामावतार और हनुमान को पहले ही अजमेर भेज दिया था। जब प्रधान और जीतू अजमेर पहुंचे तो वहां रामावतार और हनुमान उनका इंतजार कर रहे थे। चारों मिलकर अजमेर दरगाह और पुष्कर में घूमे।
सब कुछ ऐसा किया गया जैसे ये चारों दोस्त केवल सैर सपाटे के लिए निकले हों, लेकिन अंदर ही अंदर ये एक खौफनाक प्लान की ओर बढ़ रहे थे। प्रधान गुर्जर की कार से चारों लोग पहले अजमेर दरगाह गए, वहां दर्शन किए, फिर पुष्कर घूमने चले गए और पूजा पाठ किया। वापस अजमेर लौटते वक्त रास्ते में सबने शराब पी और एक होटल में बैठकर खाना भी खाया। इसके बाद प्रधान अपने छोटे भाइयों से मिलने डिफेंस एकेडमी गया। जीतू भी उसके साथ गया, लेकिन उसके दोस्त राम अवतार और हनुमान गाड़ी में ही बैठे रहे। उन्हें डर था कि कहीं कोई उन्हें पहचान न ले, इसलिए वो बाहर नहीं निकले। एकेडमी वालों ने जो चाय भेजी वो भी इन्होंने गाड़ी में ही बैठकर पी। अब तक सब कुछ जीतू की प्लानिंग के मुताबिक ही चल रहा था। डिफेंस एकेडमी से निकलने के बाद चारों गाड़ी में बैठकर गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते में इन्होंने फिर शराब पी, फिर मंडावरिया के पास एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक दी। सब शराब के नशे में धुत थे। गाड़ी में तेज म्यूजिक चलाकर सबने डांस किया। इसी दौरान जीतू ने पीछे से फौजी प्रधान के सिर पर बेसबॉल बैट से हमला कर दिया। प्रधान वहीं गिर गया और बेहोश हो गया। इसके बाद जो किया गया वो बहुत ही घिनौना था। फिर इन लोगों ने उसे बेरहमी से पीटा, घसीटा और आखिर में गला दबाकर मार डाला। जब प्रधान की मौत हो गई तो उसकी लाश को गाड़ी में डाल दिया। उसकी जेबें तलाशी गईं, गाड़ी की भी जांच की गई ताकि कोई सबूत पीछे न छूटे। गाड़ी की आरसी जीतू ने अपनी जेब में रख ली। फिर सब गाड़ी लेकर तिलोनिया की तरफ निकल गए। प्लान ये था कि लाश का चेहरा बुरी तरह कुचल दिया जाए और किसी सुनसान जगह फेंक दिया जाए ताकि पहचान न हो सके। इसीलिए उसका चेहरा भी तोड़ा गया। लेकिन रास्ते में गाड़ी तिलोनिया के तालाब के पास कीचड़ में फंस गई। अब सारा प्लान गड़बड़ा गया। मजबूरी में ये लोग प्रधान की लाश और गाड़ी वहीं छोड़कर भाग गए। जाते जाते गाड़ी की चाबी और उसका मोबाइल फोन अपने साथ ले गए। फिर तीनों अंधेरे में पैदल निकल पड़े। रास्ते में गाड़ी की चाबी, आरसी और मोबाइल सब तोड़कर या फेंक दिया गया। करीब 4-5 किलोमीटर साथ चलने के बाद जीतू जयपुर की तरफ निकल गया और बाकी दोनों किशनगढ़ की तरफ चले गए। किसी ने भी अपने घर नहीं जाने का फैसला किया। पुलिस पूछताछ में जीतू ने बताया कि उसकी बीवी और प्रधान गुर्जर के बीच अफेयर था। प्रधान उसकी बीवी को सोशल मीडिया पर गंदे मैसेज और अश्लील वीडियो भेजता था। जब जीतू को यह पता चला तो उसने ये बात प्रधान की बीवी को भी बता दी। 17 सितंबर को पुलिस ने जीतराम, राम अवतार और हनुमान को कोर्ट में पेश किया और तीनों का पुलिस रिमांड 3 दिन के लिए बढ़वा लिया। फिर जब ये रिमांड खत्म हुआ तो 19 सितंबर 2019 को पुलिस ने तीनों को फिर से कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने इसके बाद तीनों को जेल भेजने का आदेश दिया। छोटे शक को अगर समय रहते बातचीत और समझदारी से नहीं सुलझाया जाए तो वो नफरत और अपराध में बदल सकता है। जीतू ने अपने शक को खुद में पालते पोसते इतना बड़ा बना लिया कि वह हत्या जैसे घिनौने कदम तक पहुंच गया। पति पत्नी, परिवार, दोस्त, हर रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है। अगर एक दूसरे पर भरोसा न रहे तो रिश्ते टूटते ही हैं, साथ ही उनका असर पूरे समाज पर भी पड़ता है। सोशल मीडिया बातचीत का जरिया है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल न केवल रिश्ते खराब करता है बल्कि जान तक ले सकता है। संयम और मर्यादा जरूरी है। एक पल का गुस्सा, बिना सोचे समझे लिया गया फैसला जीतू और उसके दोस्तों को जेल पहुंचा गया और एक जवान की जान ले ली। सोच समझकर शांत दिमाग से निर्णय लेना जरूरी है। जीतू और उसके साथियों ने प्लान बनाकर हत्या की, सबूत मिटाने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस की जांच और तकनीक के सामने सब बेनकाब हो गए। कानून का हाथ लंबा होता है, अपराध कभी नहीं छिपता। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।